तो आप सबका स्वागत है द फोकस आईएएस में। और आज हम लोग द बैंकिंग सिस्टम के सेकंड टॉपिक मनी एंड बैंकिंग के सेकंड टॉपिक द बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे कि बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, उसके बाद लीड बैंक स्कीम क्या है। और लीड बैंक स्कीम से आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं ऑलरेडी पहले यूपीएससी में। देन एलसी बीजी क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे यहाँ। और आपने जो स्कैम सुना होगा नीरव मोदी का स्कैम, उसका संबंध एलसी के साथ कैसे है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। साथ ही साथ फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके फंक्शन क्या है, या कमर्शियल बैंक कितने तरह के होते हैं, या फिर अगर हम कहें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने तरह के होते हैं, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक चीज जो सभी किसी को जाननी चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट जो पुराना कॉन्सेप्ट था, जैसे कि थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा गुरु। गुरु मूवी में आपने एक सीन देखा होगा जिसमें क्या हुआ कि लोग खड़े होकर सामान अपना बेच रहे हैं। ओके, अब वही कहानी क्या हुआ बहुत समय पहले, ठीक है ना। क्या होता था मार्केट में, लोग बेंच लगा के बैठा करते थे और जिनको सामान खरीद बिक्री करना होता था वो क्या करते थे, उन साहूकारों से वहां से पैसा उठाते थे, सामान बेचते थे और फिर साहूकारों को पैसा देके चले जाते थे। क्योंकि वो लोग बेंच पे बैठते थे तो वही बेंचो वर्ड, जो बेंच वर्ड था वो बेंचो और फिर लास्ट में वो बैंक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एंड लेंड इट टू अदर, और किसी और को देती है, यही बैंक है। बेसिकली जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था बैंक का वो क्या था कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का कुछ तरीका होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केवल डिफिनेशन को देखते हैं। और ओके, नहीं, वोडाफोन गायब हुआ एक बार में सबका। नहीं, कॉल नहीं आया था। ये जियो वोडाफोन अभी ये भी लिया है ना, क्या उसको बोलते हैं, ऑप्टिकल घर पे वो भी लिया है कनेक्शन। नहीं, जियो फाइबर नहीं, दूसरा करके है। हाँ, रेलवेयर है, नहीं काम कर रहा है। हाँ, फास्ट तो है, रात में खूब मजा आता है काम करने को उसमें। चलो, हम इसकी क्लास के लिए लिए थे उसको। वेरी गुड, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक आपको उनके बीच के डिफरेंस को इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आपको समझना होगा कि कैसे यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे बैंक का प्रॉफिट आता है। ओके, आइए समझते हैं इसको। तो क्या था, एक्सेप्ट डिपॉजिट और लेंड इट टू अदर, और इसी का जो बीच का जो मार्जिन होता है वो हमारा बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बेटा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंड करना, ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था। बट जो नया कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इससे अलग है। बेटा नया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नया कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड इट टू अदर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एंड प्रोवाइडेड सम सर्विसेज, ठीक है ना, विच इज आइदर वैल्यूएटेड और नॉट वैल्यूएटेड, मतलब या तो वैल्यूएटेड है या नहीं है, ठीक है ना। एंड सेलिंग द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। अभी बैंक जो है वो क्या कर रही है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। आज से 4 से या 5 साल पहले जो बैंकिंग सिस्टम थी उसमें शायद आप लोगों को याद हो या ना याद हो, पहले ना एग्जाम के क्वेश्चंस बैंक में आया करते थे। ओके, और फिर क्या करती थी, बैंक अपने लॉकर में उसको रखती थी और एग्जाम के टाइम में क्या करती थी, उन क्वेश्चन को सेंटर पे भेजती थी, ठीक है। क्या नहीं, अभी थाना में रखा था। नीट जेई के क्वेश्चंस वगैरह पहले बैंक में रहा करते थे, ठीक है। इवन फॉर्म फिलअप भी बैंक के थ्रू, फॉर्म भी आपको बैंक में ही सेव होता था पहले, ठीक है। तो अब आते हैं इसके पूरे ब्रॉड रूप में। अभी सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है, पहले एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो बेटा डिपॉजिट एक्सेप्ट बैंक 3 तरीके से करती है। मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सा समझाया था
एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो सबसे पहला जो वर्ड है जो सबसे अधिक यूज होता है बैंकिंग सिस्टम में वो होता है कासा। जब कभी आप लोग यूपीएससी, जब आप मतलब आईएएस बनोगे या फिर अगर सपोज कहीं पे एसडीओ बनते हो, ठीक है ना, तो वहां पे जब आपका एसएलबीसी मीटिंग होगा, एसएलबीसी मीटिंग होता है जिसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेट लेवल के मतलब जो बैंक्स हैं उनके सारे ऑफिसर्स आते हैं और गवर्नमेंट जो भी स्कीम देती है ना उसके बारे में आप वहां डिस्कस करते हैं। उस समय सबसे अधिक जिस चीज पे बात की जाती है वो बात की जाती है लोन के अलावा कासा पे, मतलब प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग के अलावा जो बात की जाती है वो बात की जाती है कासा पे। और इसी कासा का जो मेन मोटो था पीएमजेडीवाई, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसी कासा के अंदर, क्योंकि कासा में एसए का मीनिंग होता है सेविंग अकाउंट, सीए करंट अकाउंट, एसए सेविंग अकाउंट। तो जनधन योजना को लेकर जो काम किया गया था, ठीक है ना, पीएमजेडीवाई को लेकर जो काम किया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आई थी 2014 में, उसके लिए कासा वर्ड बहुत यूज होता है। और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप मीटिंग अटेंड करोगे तो आपको ये वर्ड हमेशा सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का तरीका है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले आ जाइए एसए सेविंग अकाउंट, 2 में सीए करंट अकाउंट और 3 में एफडी, ठीक है। और एफडी में बेटा दो तीन तरह के एफडी होते हैं, दो तीन तरह के एफडी जैसे क्या हो गया, एक तो हो गया आरडी आपका हो गया रिकरिंग डिपॉजिट, दूसरा हो गया टर्म डिपॉजिट, ठीक है, आरडी टीडी। देन आपका डेली डिपॉजिट भी होता है जो डेली आके आपसे कैश लेके चले जाते हैं। अब सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिलती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इंटरेस्ट जो मिलती है वो इंटरेस्ट बैंक अपने अनुसार फिक्स करता है, लेकिन वो फिक्स करने से पहले आरबीआई ने एक स्लैब दिया हुआ है और उस स्लैब के अंदर ही बैंक को वो सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करना है। अब क्या स्लैब है समझ लीजिए, तो से दैट मान लीजिए अभी आरबीआई ने बोल दिया कि बाबू आप 1 लाख तक 1 लाख तक 3.5% रखेंगे, ओके, और 1 लाख के ऊपर जो डिपॉजिट है बैंक में, ठीक है, 1 लाख के ऊपर जो डिपॉजिट है बैंक में उस पे आप अपने अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, मतलब आपको जो इच्छा करे वो दे सकते हैं। आपने एक ऐड देखा होगा 6% ज्यादा या 7% ज्यादा, इंडसइंड बैंक का ऐड आता है, ठीक है, या फिर कोटक महिंद्रा का ऐड आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। कभी देखिएगा ध्यान से, ऐसा ऐड आता था पहले, यूट्यूब पे सर्च करिएगा आपको निकल जाएगा। तो बेटा 8% कैसे दे सकती है, जब आरबीआई ने बोला कि भैया एट दैट टाइम आरबीआई के अनुसार 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बट ये 8% ऑफर कर रही है, वो कैसे ऑफर कर रही है, तो वहां पे ये स्लैब काम करता है, स्टार मार्क मारा हुआ है, मतलब कंडीशन अप्लाई। अब क्या कंडीशन अप्लाई है बेटा, कंडीशन ये था कि 1 लाख तक आपको मिलेगा 4% और 1 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर मिलेगा आपको 8%, यानी कि कस्टमर जो है वो क्या करता है, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर सकता है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक फिक्स करती है, लेकिन मतलब इंडिविजुअल बैंक, ठीक है, लेकिन स्लैब जो है वो आरबीआई फिक्स करता है और स्लैब के अनुसार ही बैंकों को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें देना होता है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट जो बिजनेसमैनों का अकाउंट होता है और इस अकाउंट के लिए आपको सिंपल सी बात है कि इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंट होते हैं, डाला निकाला डाला निकाला, जमा किया निकाला जमा किया निकाला। तो जब फ्रीक्वेंट होगा तो वैसे सिचुएशन में बैंक बोलती है कि भैया हम आपको इंटरेस्ट यहाँ नहीं दे पाएंगे। इवन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं सर्विस चार्ज लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं वो बैंक करंट अकाउंट में काटते हैं। तो दैट इज अ करंट अकाउंट, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो, फ्रीक्वेंट हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, 0 है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ मेरा 3.5 हो गया, अगर 3% की बात कर रहे हैं, यहाँ करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब आरडी टीडी डीडी, ठीक है, आरडी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, तो रिकरिंग डिपॉजिट बेटा जब आप एक सर्टेन सम एक सर्टेन समय के लिए एवरी मंथ जमा करते हैं। सर्टेन सम करने का मतलब ये हुआ कि आपने 100 रुपया अगर हर एक महीने के लिए 1 साल तक जमा किया या 2 साल तक जमा किया या 3 साल तक जमा किया, तो वो सम, वो आपका जो स्कीम होता है जिसमें आप पैसा जमा कर रहे हो वो कहलाता है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग मतलब बार बार होना, यानी वो आपका रेकरिंग डिपॉजिट होता है। टर्म डिपॉजिट क्या होता है बेटा, आपने एक बार पैसा लिया और उसको जमा कर दिया, और एक टेन्योर के बाद, चाहे वो 7 दिन हो, चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, ठीक है ना, मैक्सिमम 10 साल तक हो सकता है,
उतने दिनों तक आपका वो पैसा जमा रहेगा, जब आपका टेन्योर पूरा होगा आप वहां से पैसा विड्रॉ करोगे। दैट इज योर टर्म डिपॉजिट। एंड डेली डिपॉजिट आपसे डेली आके, जैसे रिकरिंग की तरह है वैसे डेली डिपॉजिट है। डेली कोई बंदा आएगा आपके पास से पैसा लेके जाएगा, आपको रिसिप्ट देके जाएगा और डेली आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा। एक सर्टेन टाइम के लिए वो भी किया जाता है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेट 6 to 7% होता है। और ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी स्लैब जो है ना, वो आरबीआई देती है। आरबीआई बोलती है कि आप लोग अपने यहाँ 6 to 7% रखेंगे। तो आप देखते होइएगा कि कोई बैंक अपना 6% रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई बैंक अपना 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा, कोई बैंक 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा। तो डिफरेंट बैंक जो है वो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक बैंक है और उस बैंक ने बेटा क्या किया कि 6.5% या 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना रखा। तो देखो 100 रुपया यहाँ पे, 100 रुपया यहाँ पे, 100 रुपया यहाँ पे, यानी कि 300 रुपए में उस बंदे का कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की बात हम लोग करेंगे तो बेटा 10 रुपये हुआ। क्यों 10 रुपया? बिकॉज यहाँ उसको एक साल में 3.5 रुपया देना है और यहाँ एक साल में 6.50 देना है, यानी कि 69.10, यानी 300 रुपीज अगर उस बंदे के पास आता है तो वो बंदा क्या करेगा, 10 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर किसी भी कस्टमर को क्या करेगा, रिपे करेगा। अब होता क्या है, अब ये 300 रुपया बैंक क्या करती है, लेके मार्केट में इन्वेस्ट करती है। क्या 300 रुपया पूरा इन्वेस्ट करती है? नहीं करती है। क्या क्या काटती है इसमें से? नहीं, आरबीआई को कुछ तो देना पड़ता है। क्या क्या बोलिए। एआर और एसएलआर में क्या करती है कि पैसा रिजर्व करती है। ठीक है। ये 300 रुपया तो कस्टमर का है, बैंक का तो नहीं है। तो इसमें से सीआरआर और एसएलआर क्या करेगी, बैंक रिजर्व करेगी। 1:3 नहीं है बेटा, ये समझो। मैं एक एग्जांपल दे रहा था कल 1:3, लेकिन इस 300 में कुछ पैसा सीआरआर, कुछ पैसा एसएलआर के रूप में बैंक क्या करेगी, मेंटेन करेगी आरबीआई के साथ। ठीक है। मान लो कि सीआरआर और एसएलआर मिला के सपोज 20% है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है ना। सीआरआर और एसएलआर मिला के 20% है। तो बेटा 60 रुपीज बैंक क्या करेगी, आरबीआई के साथ मेंटेन करेगी और 240 रुपए बैंक क्या करेगी, कस्टमर को लोन देगी। 240 रुपीज लोन देगी। अब लोन जब देती है ना, तो वहां पे एक रेट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस रेट। ठीक है, बेस रेट, कल इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ था बेटा। बेस रेट या इसी का जो दूसरा नाम आया वो आया पीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट, या इसी का नाम एक और आया बीपीएलआर, बेस प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है। बेस रेट बोलो, पीएलआर बोलो, बीपीएलआर बोलो, तीनों का कहानी एक ही है, केवल नाम चेंज किया गया और कुछ नहीं है। तो क्या है बेस रेट या पीएलआर या बीपीएलआर? एक ऐसा रेट है जिस रेट से नीचे बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती। ठीक है, इवन स्टाफ को भी नहीं दे सकती। ओके। बेस रेट, पीएलआर या बीपीएलआर एक ऐसा रेट है जिस रेट से नीचे बैंक किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकती है। और ये बेस रेट कौन फिक्स करता है? ये बेस रेट आरबीआई फिक्स करता है। अभी बेस रेट आरबीआई फिक्स करेगा और फिर क्या करती है बैंक, इसके ऊपर अपना कुछ ऐड करेगी और ऐड करके क्या करती है, वो लोन लोगों को बांटती है। से दैट मान लीजिए बेस रेट 7% है, सपोज बेस रेट 7% है और बैंक ने अपना इस पे 1% और ऐड कर लिया अपने लिए डिफरेंट स्कीम में। देखिए हाउसिंग लोन में क्या होता है, बैंक बेस रेट पे लोन छोड़ती है, लेकिन वही बिजनेस लोन में बैंक अधिक इंटरेस्ट देती है, वही पर्सनल लोन में इंटरेस्ट सबसे अधिक लेती है बैंक। पता है आप लोगों को ये बात की नहीं पता है? नहीं। ओके। सबसे अधिक इंटरेस्ट में है ना वो पर्सनल लोन में लगता है। ठीक है। उससे कम आपका बिजनेस लोन लगेगा। उससे सबसे कम जो लोन लगता है, इंटरेस्ट लगता है, अगर हम केसीसी की बात नहीं करें, केसीसी का अलग कहानी है, अगर उसकी बात हम नहीं करते हैं तो जो लगता है वो हाउसिंग लोन की लगता है। ठीक। तो अगर मान लो कि 8% पे बैंक ने क्या किया कि ये 240 रुपीज किसी को उधार दे दिया, तो 8% पे अगर दिया तो बेटा कितना हो गया, 8 को 32 में 3, 8 16 17 19, 18 16 3 19, ठीक है, 19 रुपीज। ठीक है, 20 पैसा बैंक को एज अ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, दैट इज अ कॉस्टिंग, ये बैंक के पास एज अ इंटरेस्ट आने वाला है। अब देखो बाबू, आपको 300 रुपए पे देना कितना है, 10 रुपीज, और आपको आ कितना रहा है, 19.20। इसका मतलब यह है कि आपका बैंक का जो प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 9 रुपीज 20 पैसे।
दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंक का यही सिस्टम कि भैया आपसे पैसा लिया, किसी और को उधार दिया, वहीं पे इसका प्रॉफिट काम होता है। और इसी में फिर ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, फिर इसमें से एक्सपेंसेस जो है उसको माइनस करते हैं, रिजर्व को माइनस करते हैं, ठीक है ना, और वो माइनस करने के बाद बैंक का नेट प्रॉफिट निकलता है। गॉट इट? तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ बैंक कैसे काम करती है, क्योंकि बैंक का पता ही आपको, बैंक का अपना कोई दुकान नहीं, बैंक ऐसे ही काम करती है। अब इसके अलावा और क्या करते, ये तो हो गया उसका प्राइम बिजनेस, जो मेन बिजनेस है वो बैंकिंग का ये हो गया कि भैया पैसा लिया और लोगों को दे दिया। इसके अलावा बैंक का जो, हाँ बोलिए बीबीएस कुछ बोल रहे हैं बेटा? नहीं बेटा, रेट्स नहीं करता है, रिजर्व बैंक एक स्लैब देता है, 6 to 7% दे दिया। ईयरली पे नहीं, 15 दिन पे भी डिसाइड हो सकता है। जब आरबीआई देखेगी, मैंने कल क्या बताया था, मॉनेटरी मॉनेटरी कंट्रोल कैसे किया जाता है, मार्केट से हमको अगर लिक्विडिटी खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, आरबीआई कहेगी कि भैया हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो। हाँ बिल्कुल। देखिए देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चार पहले 2 बार चेंज होता था, याद कीजिए मैंने बताया था कल। उसके बाद क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होने लगा। कल कल जो डिस्कस हम लोग किए थे उसी पे आप, ठीक। और इसके बाद आरबीआई देखती है, क्योंकि हर ये आपको फोर्टनाइटली वो क्या करती है, समीक्षा करती है, और जब देखती है कि हाँ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो चेंज करती है, नहीं जरूरत है तो नहीं चेंज करती है, ठीक है। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का होता है ना, सेम कहानी इसी तरह होता है। बेटा सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर बैंकों को लोन, अगर पैसा महंगा मिलेगा तो वो क्या करेगी, लोगों को इंटरेस्ट कम देगी, सिंपल सी बात। नहीं, अगर उसको ही महंगा मिल रहा है तो वो क्या करेगी, लोगों को इंटरेस्ट भी कम देगी और इंटरेस्ट ज्यादा भी लगी लोन में। ओके, तो ये जो चेंज होता है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है, दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि आप एक काम कीजिएगा, 2000 2016-17 का अगर एफडी का, आपने 15 15 में बैंक दिखाऊंगा, हाँ 15 का देखिएगा, एफडी का रेट सीधे घटा था, 8% से 6.5% आया था, मतलब तकरीबन 1 साल के अंदर सीधे 2.5% डाउन हुआ था एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, अभी डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन है, ऊपर है ही नहीं। ऐसा भी हुआ है ना कि 5 साल में पैसा डबल होता था, 1992 1993 में 5 ईयर में पैसा डबल हुआ करता था, ठीक। चलो, कम। अभी बेटा ये आपका हो गया मेन काम, बैंकों का मेन काम जो है ये। अब इसके अलावा और क्या क्या काम है? ओके, तो सॉरी, ये तो हो गया लोन का एक पार्ट, देख लो लोन का एक पार्ट समझना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। बेटा लोन बेसिकली हम लोग ना प्रैक्टिकली लोन को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है टर्म लोन, टर्म लोन। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कौन बताएगा मुझे, वासु जी को छोड़ के। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है? रंजना, रंजना बोलो बेटा, बोलो कुछ आइडिया इसके बारे में। मीनिंग देख के समझ सकती हो तुम, इसमें कहीं कुछ नहीं है, बैंकिंग की कोई वर्ड ही नहीं है। नॉर्मल मीनिंग की बात करो, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन, मीनिंग समझो इसका और कुछ नहीं। बैंकिंग इतना इजी है, इकोनॉमिक्स इतना इजी है, क्या कहा जाए अगर मीनिंग समझ लो तो। कोई बोलेगा? सासू जी नहीं बोलेगा। वेरी गुड, ठीक है। ट्रक खरीदने के लिए जो लोन लेगा वो टर्म लोन हो जाएगा। आप एक पूरे काम को करने के लिए जो लोन ले रहे हो वो आपका टर्म लोन हुआ। जैसे अगर हमको घर खरीदना है
तो अब क्या होता है, घर खरीदने में आप क्या करते हो, एक बार गया फ्लैट देखा, भैया पैसा दिया घर खरीद लिया, ठीक है। या अगर घर बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको पैसा देते हो, बैंक को बोलते हो कि हमको 50 लाख का घर बनाना है, बैंक आपको 50 लाख फाइनेंस करती है, आप क्या करते हो, 1 साल में 1.5 साल में घर बना लेते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको पैसा पूरा मिल जाता है और आप उस पैसे को क्या करते हो, धीरे 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 क्या करते हो, चुकाते हो, ठीक है। तो जहां पैसा आपको एडवांस में एक साथ मिल जाए और उस पैसे को जो आप धीरे 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 करके चुकाओगे एक स्पैन ऑफ टाइम में, वैसा लोन आपका टर्म लोन कहलाता है, ठीक है। अभी एजुकेशन लोन क्या है, टर्म लोन है कि नहीं है, एजुकेशन लोन बोलिए, एजुकेशन लोन, बिल्कुल एजुकेशन लोन भी टर्म लोन ही है। नॉर्मली समझिए ना, टर्म लोन में क्या होता है, जैसे कार लोन लिया आपने, कार लिया, क्या करते हो, एक बार में पूरा कार खरीदते हो कि एक बार में पहले कार का गया, एक चक्का खरीदा, फिर दूसरा चक्का खरीदा, फिर व्हील खरीदा, ऐसा करते हो कार में, एक बार, ठीक है। तो दैट इज अ कार लोन। एक अगर व्हीकल लोन में हो तो वो रहता है। हाउस लोन भी वही काम करते हो ना, कि आप लोन ले लिया और अपना घर बनवा लिया, ठीक है। फिर घर बनवा के, अब घर बनने में तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, थोड़े है कि ऐसा स्टिक जादू का मंत्र लगाया और घर बन गया, ऐसा तो नहीं होता है, आपको टाइम लगता है। लेकिन आपका लोन का अमाउंट में एक बार सेंक्शन हो जाता है कि भैया आपको हम 50 लाख रुपया देंगे, आपको 50 लाख रुपया के बाद अपना कुछ पैसा लगा के उसको घर बनाना है। तो दैट इज अ हाउसिंग लोन, मतलब एक ऐसा लोन दैट इज अ टर्म लोन। निहित सर का फोन आ रहा था। हो कि अगर मान लीजिए कि हमको कोई एक फैक्ट्री बैठाना है, ओके, कल हो कि अगर हमको कोई फैक्ट्री बैठाना है तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, मशीनरी चाहिए हमको, शेड चाहिए हमको, ये ट्रांसफार्मर चाहिए हमको, ठीक है ना, सेटअप के लिए जो जो मेरा एक्सपेंसिव लगेगा उसके लिए जो हम लोन लेंगे ना, वो लोन मेरा क्या हो जाएगा, टर्म लोन हो जाएगा। लेकिन उस फैक्ट्री को रन कराने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उस फैक्ट्री को रन कराने के लिए जो बिजली का बिल देना पड़ेगा हमको, उस फैक्ट्री को रन कराने के लिए जो हमको लेबर कॉस्ट लगेगा, वो सारा का सारा अगर हम लोन के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो मेरा वर्किंग कैपिटल लोन हो जाता है, ठीक है। मतलब वैसा एक्सपेंसेस जो डे टू डे बिजनेस को रन कराने के लिए हमको जरूरत पड़ रहा हो, वैसा लोन क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल लोन हो जाएगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वन टाइम विड्रॉल है, ठीक है, मतलब एक बार आपको सैंक्शन दे दिया गया और भैया आपको उसके बाद, ठीक है ना, फिर आपको नए ढंग से काम करके उसमें से पैसा निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज आपके पास 10 लाख रुपए, अगर आपने 10 लाख का लोन लेकर रखा हुआ है, आपके पास 9 लाख है, आपने 9 लाख जमा कर दिया, कल फिर चेक के थ्रू 7 लाख रुपया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में निकालने और जमा करने का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन टर्म लोन में क्या है, निकालने का बाउंडेशन भी है और जमा करने में आपको अपना ईएमआई रख के जमा कर देना। क्लियर है, बिल्कुल ज्यादा होता है, वर्किंग लोन का इंटरेस्ट ज्यादा होता है टर्म लोन से। जैसे मान लो कि बेटा तुम एक जैसे चाय का तुम फैक्ट्री बैठा है, ठीक है, अभी चाय का तुम फैक्ट्री बैठाओगे तो मशीनरी वगैरह तो तुम एक बार में परचेस करके बैठा लोगे, तो वो हो गया तुम्हारा टर्म लोन। लेकिन जो तुम लेबर पेमेंट करोगे, वो लेबर पेमेंट क्या होता है, क्या सब दिन एक जैसा नहीं होता है ना, किसी दिन कम लेबर आया तो कम दिया, किसी दिन ज्यादा लेबर आया तो ज्यादा पेमेंट किया। इसके अलावा क्या हुआ कि आप का जो इनकम आया उसको आपने अकाउंट में जमा किया, फिर जरूरत पड़ा तो आपने बेहिचक क्या किया, निकाल लिया, उसके लिए आपको दोबारा परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है बात? टर्म लोन में क्या होता है, आपको दोबारा सारा काम करना पड़ता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में ऐसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल में आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आप पैसा जमा कर सकते हो और पैसा आने पे, सॉरी, पैसा निकाल सकते हो और पैसा आने पे उसमें जमा कर सकते हो। तो वैसा जो लोन होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल लोन। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो कि जैसे बीबीएस बोला, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बोला कि ट्रक चल रहा है, अब ट्रक में अगर हम तेल भरवाएंगे तो तेल भराने के लिए क्या होता है, एक बार में तो पूरा हम ट्रक में तेल नहीं भराते, एक बार टंकी फुल होता है, फिर कुछ दूर गया, फिर टंकी खाली हुआ तो फिर हम पैसा निकालते हैं, नहीं। तो अगर मान लो कि वैसा लोन हो, जिस लोन में हम जब चाहे तब पैसा निकाल लें और जब चाहे तब जितना चाहे उतना पैसा डाल दें, तो वैसा जो लोन होगा वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, ठीक। अब आते हैं सर्विसेज में, ये तो हो गया लोन पार्ट से। हाँ बेटा,
लिमिट लिमिट फिक्स होता है। अभी जैसे मान लो कि मैंने 10 लाख का अगर लिमिट लेकर रखा हुआ है, 10 लाख का लिमिट लेकर रखा है कि मैं 10 लाख तक विड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो 10 लाख फिक्स है। तो कस्टमर चाहे तो उसमें 10 लाख रुपए जमा कर सकता है, 11 लाख भी जमा कर सकता है, दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा जमा कर सकते हो। लेकिन जब निकालने जाओगे तुम ना, तो तुम जो डेबिट बैलेंस है वो 10 लाख ही होगा, 10 लाख से अधिक डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है। हाँ बस, यस 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 यस, उस अमाउंट से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए। मतलब एक्चुअल कहने का मतलब, अगर अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत समझता है तो समझ लो कि आपका जो डेबिट बैलेंस होगा ना, वो 10 लाख से अधिक नहीं हो सकता है। बट इट माइनस बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो 10 लाख से अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब लोन के बाद बेटा आ जाता है आपका यूटिलिटी एंड सर्विसेज। यूटिलिटी एंड सर्विसेज, आइए, जो सबसे पुराना और सबसे अच्छा सर्विस है वो है लॉकर फैसिलिटी। नाम सुना है लॉकर का बेटा? क्या होता है? अच्छा, क्या होता है बेटा लॉकर? वेरी गुड। लॉकर क्या होती है? जस्ट लाइक एक सेफ बॉक्स होती है। और हाँ, तिजोरी टाइप का होता है, और उसकी क्या होती है, दो चाबियां होती है, एक चाबी बैंक के पास होता है, एक चाबी कस्टमर के पास होता है। जब तक दोनों चाबी डाल के खोला नहीं जाएगा तब तक वो लॉकर खुलेगा नहीं। ठीक है, उसमें आप अपने सिक्योरिटीज, क्या अपने जो भी सामान है वो आप रख सकते हो, और उसके एवज में बैंक को आपको ईयरली एक रेंट पे करना होता है। दैट इज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, मैं वो बता रहा हूँ। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बीपीएससी में एक्चुअल में आया हुआ था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपको 2015 में। क्या आया था कि अगर मान लीजिए कि किसी कारण से लॉकर में चोरी हो जाती है, तो क्या आप बैंक के ऊपर क्लेम कर सकते हैं अपने रियल अमाउंट के लिए? बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल सही। हम्म। ठीक। हाँ, एक देखिए, इसमें क्या होता है, गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। ठीक है, अभी हम लॉकर लेकर रख लिया और उसमें कुछ नहीं है। ये 2015 में क्यों आया था मैं आपको समझाता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब में, पंजाब स्टेट में, पंजाब नेशनल बैंक में क्या हुआ था, छुट्टी हुआ था 5-6 दिनों का, तो उसमें क्या किया था लोगों ने, सुरंग खोद के एक दूसरे बिल्डिंग में सुरंग खोद के पहले बिल्डिंग में जाके, और वहां पे लॉकर से सारा सामान चोरी करके भागा था लोग। ठीक है, और उस समय क्या हुआ, उसी समय ये डिसीजन आया था। क्या बेटा? अरे माँ बाप सब सुन ले, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको रियलिटी बोल रहा हूँ, तुम गूगल मारना, जो भी मैं बताऊंगा उसको आप गूगल मारना, मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, वहीं पे डिसीजन आया। पहले रूल पहले से था, तो लोगों ने क्या किया, बैंक को क्लेम किया कि भैया आप मेरा पैसा दो। तो आप तो बोला गया कि जब आप लॉकर लेते हैं ना, आपको एक पेपर साइन कराया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है बैंक और इसके बीच में, कस्टमर के बीच में, और उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आपके इसके अंदर जो भी है उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर कुछ भी वो होता है तो उसके लिए बैंक जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि बैंक को नहीं पता है कि आपने उसमें क्या रखा है। ठीक है ना, ये क्लॉज लिखा हुआ रहता है, और उसमें क्या किया जाता है, साइन इन करा हुआ के पार्टी कर दिया जाता है। फिर भी इंश्योरेंस अगर हुआ है, ठीक है ना, कभी कभी इंश्योरेंस भी फेल हो जाता है, बैंक से गलती हो जाती है कभी कभी, तो अगर इंश्योरेंस हुआ है तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है, वो अमाउंट कस्टमर को पे करना, वो कस्टमर को मतलब बैंक पे करती है, बट ओनली इंश्योरेंस अमाउंट। ठीक है ना, उससे अधिक पैसा भी नहीं। मान लो किसी का 50 लाख रुपया भी हो तो उसका 50 लाख 50 लाख चला जाएगा, कोई मतलब नहीं बैंक को। ठीक है ना? ओके। हाँ, टोटल होता है लोकस वगैरह। सेकंड जो अभी खैर लगभग बंद हो गया है, पहले ये बड़ा फेमस था, ड्राफ्ट। ठीक है ना, बैंक ड्राफ्ट, जिसको हम लोग बैंक ड्राफ्ट भी बोलते थे, बीडीएनपीओ, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर, ये अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि अभी क्या हो गया है,
अभी आगे दिखाऊंगा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम काम करता है। बेटा बैंक ड्राफ्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड ड्राफ्ट बोलिए, बैंक ड्राफ्ट बोलिए, ठीक है ना, और पे ऑर्डर बोलिए। डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर दोनों एक ही चीज है, केवल एक जगह डिफरेंस है, लोकेशन को लेकर डिफरेंस है। मैं समझाता हूँ क्या है। बेटा क्या है, दिस इज अ प्री लोडेड इंस्ट्रूमेंट, ये प्री लोडेड इंस्ट्रूमेंट है। प्री लोडेड इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि इसमें जो व्यक्ति डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ करता है ना, वो ऑलरेडी इसमें पैसा डाल देता है पहले से, और वो पैसा डालने के बाद बैंक ऑथराइज करती है कि हाँ भैया इतना पैसा हम इसके बियरर को या फिर जिस पार्टी के नाम पे बनाया गया है उस पार्टी को हम क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि इन सिटी है, सिटी के अंदर अगर बात हो रही है, तो वहां पे जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, उसका नाम कहलाता है पे ऑर्डर, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, लोकेशन को लेकर केवल चेंजेस है। सपोज जैसे मान लो मुझे पेमेंट अगर करना है दिल्ली में, तो मैं वहां पे ना बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट भेजूँ, लेकिन मुझे पेमेंट करना है किसी को कितने, तिनसुकिया में, तो मैं उसको पे ऑर्डर इशू कराऊंगा। पे ऑर्डर करने का मतलब ये है कि वो बंदा जाएगा बैंक में अपने अकाउंट में जमा करेगा और उसके अकाउंट में वो पैसा मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये प्री लोडेड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऑलरेडी पहले से पैसा जो है वो लोड रहता है, लेकिन इसकी वैलिडिटी भी होती है 90 डेज की। 90 डेज के अंदर में आपको इसको भुना लेना होता है, और अभी ये एग्जिस्टेंस में बहुत कम आ गया है। क्यों? बिकॉज अब पेमेंट, ये बेसिकली पेमेंट के लिए किया जाता है, तो अभी पेमेंट के लिए क्या हो गया, आरटीजीएस एनईएफटी जो सर्विसेज है वो आ गई है, ठीक है। अब आएगा यूटिलिटी बिल ड्राफ्ट का। बेटा बैंक ड्राफ्ट और पेडर जो होता है ना, ये प्री लोडेड इंस्ट्रूमेंट होता है। प्री लोडेड इंस्ट्रूमेंट करने का मतलब समझ लो, मान लो कि आपको मुझे फीस देना है, सपोज आप क्या करोगे, मुझे फीस दोगे। अभी मैं कहूंगा कि ठीक है बेटा, और हम डिजिटल पेमेंट का सिस्टम नहीं था पहले, ये पहले की बात थी। तो आप क्या करते थे ना, कि आप जाते थे बैंक में और बैंक में जाके कहते थे कि मुझे समीर सर के नाम पे 60,000 का चेक, 60,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दीजिए। हाँ, आप क्या करते थे, वो 60,000 का डिमांड ड्राफ्ट आप 60,000 रुपया बैंक को देते थे, बैंक अपना कुछ कमीशन लेती थी इस काम के लिए अपने, ठीक है ना, कुछ कमीशन, बहुत नॉर्मल कमीशन होता है, वो कमीशन लेती थी। और बैंक आपको क्या करती थी, एक चेक टाइप का एक लेटर देती थी जिसपे ब्रांच मैनेजर का साइन होता था, और उसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि समीर कुमार को 60,000 रुपया ये प्रेजेंट करने पे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अकाउंट पे बेसिकली होता है, ये अकाउंट में क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा, ओके। अब समझो, अगर समीर कुमार आपका ये पैसा बिहार में अगर निकालता है, मतलब पेबल एट अगर बिहार होता है, उसमें पेबल एट लिखा जाता है, अगर पेबल एट बिहार होता है, तो आप जो इंस्ट्रूमेंट इश्यू कराते हैं बैंक से, उसको आप बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। और अगर पेबल एट तिनसुकिया होता, तो आप जो इंस्ट्रूमेंट इशू कराओगे वो इंस्ट्रूमेंट चलाएगा पेबल। गॉट इट? दोनों में difference? नहीं, अपने एरिया में पेड, हाँ सिक्योर है क्योंकि प्री लोडेड है, इसमें कस्टमर भी सिक्योर है और वो भी सिक्योर है क्योंकि उसमें किसके अकाउंट में देना है ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, पार्टी का नाम भी मेंशन किया हुआ है, और बैंक मैनेजर का साइन होता है या ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, उसका साइन होता है। तो ये पेमेंट का सिक्योर साधन है, मतलब हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि भैया हमको ये 60,000 रुपया मिलना है, ये बाउंस नहीं हो सकता है। अगर तुम चेक दोगे हमको, तो चेक बाउंस होने का डर है, साइन नहीं मिला, बैलेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन पे ऑर्डर जब इशू होता है या डीडी इशू होता है, तो हम 100% सिक्योर है कि भैया हमको पैसा मिलना है, क्योंकि इसकी गारंटी कौन ले रहा है, इसकी गारंटी कौन नहीं ले रहा है, इसकी गारंटी बैंक, ऑडिट, इसलिए सिक्योर है। लेकिन अभी ये बहुत कम है, बहुत कम एग्जिस्टेंस था। अभी आरटीजीएस एनईएफटी, आरटीजीएस एनईएफटी तुरंत पेमेंट कर दिए, काम खत्म, आपको जब पेमेंट करना ही है। और सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर मान लो, एक सोचो बात को, अगर हमको किसी को फीस देना ही है, तो हम तुरंत हाथों हाथ ट्रांसफर कर देंगे, काम खत्म। अब हमको क्या जरूरत है कि हम उसको डीडी बना के बाई पोस्ट भेजे उस बंदे के पास, क्योंकि डीडी के लिए क्या होता है, प्लेस चेंज नहीं। तो इसीलिए आरटीजीएस एनईएफटी किया, काम खत्म, हाथों हाथ पार्टी के पास पहुंच पहुंच गया पैसा। तो जब से पेमेंट सेटलमेंट आया तब से ये यूटिलिटी बिल्स, जितने भी यूटिलिटी बिल्स है, जैसे एएसीबी का पेमेंट आपको करना हो तो कहाँ करोगे, बैंक में करोगे, ठीक है ना, कि नहीं है। पानी बिल हो गया, ठीक है, बिजली बिल हो गया, गैस का भी पेमेंट आप कर सकते हो, बैंक में बहुत जगह ऐसा फैसिलिटी दिया गया है, ठीक है ना। तो जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं अब लगभग सभी वो बैंक के साथ लिंक हो गए हैं, ये सब एक्स्ट्रा वर्क है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में बैंक को क्या बेनिफिट मिलता है,
ठीक है, बताऊंगा। इसके अगेंस्ट में बैंक को कमीशन मिलती है, ठीक, वो बहुत कम परसेंटेज होता है। इसके अलावा आप अपने इनकम टैक्स, वहाँ इनकम टैक्स का जो पैसा है वो आप जमा करते हो, वहां भी बैंक को कमीशन मिलती है। आप अपना पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते हो, वहां भी बैंक को कमीशन मिलती है। मतलब वैसे जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, वहां पे बैंकों को गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ। हम्म। नहीं, कंज्यूमर को फायदा है, लेकिन हर जगह कंज्यूमर को फायदा नहीं है। ट्रांजेक्शन चार्ज हर जगह फ्री नहीं है, आप देखिएगा ध्यान से, कहीं कहीं लगता है। अभी जहाँ फ्री है वहां पे, जहाँ फ्री है वहां पे, बेटा जहाँ फ्री है वहां पे जिस पार्टी के अकाउंट में पैसा जा रहा है उसके अकाउंट से डेबिट होता है। ठीक है, आप सुनते होंगे ना, यस, स्वेप कार्ड को स्वेप करने पे एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, आप लोग देखते हुएगा दिवाली के समय आता है 0% प्रोसेसिंग फी या 0% ईएमआई पे, अमेजन पे देखिएगा 0% इंटरेस्ट ईएमआई पे आपको अवेलेबल है। 0% पे काम होगा तो क्या बिजनेस चलेगा उन लोगों का? हिडन चार्ज बहुत है। अभी हिडन चार्ज क्या, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा आप एक बार अगर क्रेडिट कार्ड स्वेप करते हो ना, या सिंपल सी बात है, रिवार्ड पॉइंट का नाम सुना है आपने? रिवार्ड पॉइंट, तो रिवार्ड पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, आप जब स्वैप करते हो तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है। वो रिवार्ड पॉइंट कौन, एचडीएफसी अपने घर से नहीं देती है। वो क्या करती है कि जिस मर्चेंट के साथ आपने बिजनेस किया है, उस मर्चेंट से वो चार्ज काटती है। किसी किसी ट्रांजेक्शन में 0.67%, किसी किसी में 0.112%। ठीक है, मतलब ये उनके एग्रीमेंट के बीच में होता है, जितना एग्रीमेंट पे, जितना पे उन लोगों का एग्रीमेंट होगा उतना वो क्या करती है, चार्ज काटती है। और इस चार्ज को काटने के बाद आपके अकाउंट में, ठीक है ना, इसी में से क्या करेगी, आपको वो रिवार्ड देती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अगर 1 लाख रुपए का शॉपिंग किया, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का 0.67% क्या करेगी, एचडीएफसी चार्ज काटेगी। 670 रुपये चार्ज काटी ना। अब 670 रुपये में अगर 100 रुपये आपको रिवार्ड पॉइंट दिए तो एचडीएफसी बैंक का क्या गया, कुछ गया अपने पास, अपने पास से? तो आपने तो ठीक कर दिया, आपको बोल दिया कि हम नहीं, लेकिन वो क्या करेगी, जो मर्चेंट है, जिस जहां आपने सेव किया था वहां पे वो पैसा काट लेती है। हाँ, फिर तो यही है ना, नहीं तो कैसे एग्जिस्टेंस, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा ना। आपने सुना है कि अगर आपके पास मान लीजिए एटीएम है, एटीएम कार्ड है, और एटीएम कार्ड है, आपके पास एटीएम मशीन नहीं है, तो आप किसी भी दुकान में जाके 1000 रुपीज तक निकाल सकते हैं, पता है आपको? नहीं, सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड है, ठीक है, आप जहां पे है वहां पे एटीएम नहीं है, लेकिन पीओएस है, पीओएस समझते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल, जिसको स्विच मशीन करते हैं। तो आप पॉइंट ऑफ सेल में जाके सेव करेंगे ना, आप वहां से 1000 रुपीज तक कैश निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट में दुकानदार को क्या फायदा होगा? दुकानदार को बेटा आरबीआई 10 रुपए देगी। अगर आप कैश निकालोगे ना, तो दुकानदार को आरबीआई जो है वो 10 रुपीज देगी। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में है। ठीक है, तो अब सेकंड हमारा था, सॉरी इसमें था, इसके बाद था हमारा यूटिलिटी बिल्स जो होता है उसका हम लोग पेमेंट क्या करते हैं, ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली बैंकिंग आ गई इसमें। इसके बाद डीबीटी आ गया। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट जितना भी स्कीम लॉन्च किया, जितना भी स्कीम लॉन्च किया, उसमें सारे ने क्या किया कि धीरे 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 सभी का जो फंडिंग है, जो कस्टमर्स के अकाउंट में जाना है, वो डायरेक्ट कर दिया। भैया इस स्कीम का अकाउंट खुला है, इस स्कीम में जो अकाउंट खुला है उसका अकाउंट नंबर एक बार में डेटा फिट हो जाता है। और क्या होता है कि सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, ऑर्डर देती है, आरबीआई बैंकों को ऑर्डर देती है, और बैंक क्या करता है कि डायरेक्ट कस्टमर्स, कंज्यूमर जो है उसके अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर करता है। बीच में अब दलाल नहीं रहा, तो दलाल नहीं रह गए तो क्या हो गया कि लोगों के पास पैसा पहुंचने लगा। जैसे आपने सुना होगा ना, गरीब कल्याण योजना में 5-5 सौ रुपया 3 दिन तक मिला हुआ था कोरोना लास्ट ईयर, कि नहीं मिला था? जितने भी जनधन योजना की महिलाएं थी उनके अकाउंट में 1500 रुपया, 500 रुपया पर मंथ घुसा हुआ था। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दिस इज ऑल्सो सर्विसेज। और इसके बाद आ जाओ,
जिसके लिए सबसे अधिक बेचैन है बीबीएस, नहीं, बीजी और एलसी, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये दोनों एक ही है, ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि दो अलग अलग नाम लिखा जा रहा है। तो बेटा बैंक गारंटी क्या है समझ लो, जो इंडिया में अपने कंट्री के अंदर जिस गारंटी को हम यूज करते हैं वो होता है बैंक गारंटी, और जिस पेपर का हम लोग जिस गारंटी का यूज कंट्री के बाहर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। नीरव मोदी का जो केस है लेटर ऑफ क्रेडिट में यही है, लेकिन पहले समझो कि बैंक गारंटी है क्या और एलसी है क्या, तो फिर हम लोग नीरव मोदी के पास चलेंगे, ठीक है। बैंक गारंटी क्या है, मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे टेंडर मिला कि आसाम गवर्नमेंट ने मुझे टेंडर दिया कि 100 बच्चों को मुझे पढ़ाना है, एक आईएएस की तैयारी करानी, ठीक है, 100 बच्चों को मुझे आईएएस की तैयारी करानी। और आसाम गवर्नमेंट ने द फोकस आईएएस को ये ऑर्डर दिया। अब द फोकस आईएएस देखेगा कि अरे यार 100 बच्चों को पढ़ाना है, आईएएस की तैयारी कराना है, तो हमको इसके ऊपर क्या खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंसेस है, जैसे फैकल्टी एक्सपेंसेस है, रूम का एक्सपेंसेस हो गया। अब 100 बच्चे आएंगे तो उनका मान लो अगर रेसिडेंशियल करता है तो उनका खाना पीना का खर्चा, ठीक है ना, इसके बाद उनके लिए मटेरियल्स हो गया, वो उनका रहने का व्यवस्था, वो इन सब का अरेंजमेंट जो है वो पहले तो फोकस आईएएस को करना होगा, देन क्या होगा, कोर्स जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे पेमेंट आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमको पैसा चाहिए नहीं। तो अब एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, मान लो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लो सपोज से दैट 20 लाख रुपीज है, ये 20 लाख रुपीज, ओके। अब जरूरी नहीं है कि 20 लाख मेरे पास हो, ठीक है, बैंक आसाम गवर्नमेंट कहेगी कि समीर जी अगर आपके पास 20 लाख रुपीज है तो आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। मैं बोलूंगा हाँ सर मेरे पास है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है 20 लाख, फिजिकल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अपने बैंक को बोलूंगा, जिस बैंक से मेरा काम होता है मैं उस बैंक को बोलूंगा कि भैया एक प्रोजेक्ट है, वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा और इसके लिए मुझे 20 लाख रुपए अपने पास रखना होगा, क्योंकि जब जो खर्चा होगा वो मुझे करना होगा, जब काम खत्म हो जाएगा तो मुझे ये पैसा गवर्नमेंट से मिल जाएगा, या इन द सेम टाइम बीच बीच में जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे पैसा मुझे मिलेगा। बट आपको इसके लिए मुझे एक लेटर इश्यू करना होगा, जिस लेटर में ये लिखा हुआ रहेगा कि अगर समीर कुमार या द फोकस आईएएस अपने इस कंप्लायंस में फेल होते हैं तो गवर्नमेंट जो है इनसे 20 लाख रुपया ले, ठीक है। मेरे पास 20 लाख नहीं है, ठीक है, तो बैंक क्या करती है कि हमारा कुछ सिक्योरिटीज लेती है, ठीक है, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, या फिर हमारे हमसे कुछ एफडी ले लिया, या वो मेरा ट्रांजेक्शन दिख रहा है कि हाँ इस बंदे का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके अनुसार बैंक क्या करेगी कि हमारा 20 लाख का वो सिक्योरिटी ले लेगी, तो वो हमको एक लेटर इशू करेगी, जिस लेटर में ये लिखा रहता है कि 31 दिसंबर 2021 तक समीर कुमार का ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत अगर समीर कुमार कोई काम कर रहे हैं और अगर इनके ऊपर लायबिलिटी होती है और अगर ये देने में फेल होते हैं तो बैंक इतना पैसा अमुक आदमी को, मतलब गवर्नमेंट को क्या करेगी, पे करेगी, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने मेरी गारंटी ले ली, ठीक है, सपोज अगर मैं फेल होता हूं तो फिर वो पैसा क्या करेगी, बैंक जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगी, दैट इज अ बैंक गारंटी। क्लियर है बच्चों? क्या और क्या कुछ कहते हैं, चलो। प्रणव जो था वो ऑयल इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल समझ लो। ऑयल इंडिया में टेंडर निकलता है ना, ऑयल इंडिया में टेंडर निकलता है, किसी भी काम को करने का टेंडर निकलता है, और टेंडर जब निकलता है तो उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि 10 लाख का कोई टेंडर निकला, ओके। अब टेंडर के लिए मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद बोलूंगी भैया मैं इस काम को करूंगा, इस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ 10 लाख। तो ऑयल इंडिया देखेगी कि समीर कुमार के पास 10 लाख की कैपेसिटी है कि नहीं, तो ऑयल इंडिया कैसे चेक करेगी, तो ऑयल इंडिया कहेगी कि आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं, ये मुझे आप बैंक से बोलिए, आप जो भी आपका बैंक है उसको बोलिए कि वो आपके इस अमाउंट के अगेंस्ट में और इस काम के, दोनों चीज उसमें मेंशन किया हुआ रहता है, किस काम के लिए है और कितना अमाउंट है, इस दोनों के लिए बैंक क्या करेगी कि आपकी गारंटी लेगी कि अगर आप इस काम को करने में फेल होते हैं या अगर आप समय पे इस काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो बैंक जो है वो लायबल हो जाएगी इस पेमेंट को करने के लिए, किसको, ऑयल इंडिया करने के लिए, ठीक है। हाँ,
तो बेसिकली क्या होता है, बैंक ने मेरे अगेंस्ट में गारंटी ले लिया, ठीक है, कि अगर समीर बाबू इस काम को नहीं कर पाएंगे तो बैंक क्या करेगी, 10 लाख रुपया ऑल इंडिया को पेमेंट करेगी। बट याद रखिएगा, इसमें ना स्टार्ट डेट होगा, इसमें ना इंड डेट होगा, और इंड डेट में जानते हैं, पता, इंड डेट में बेटा टाइम भी मेंशन किया रहता है, कितने बजे तक की गारंटी है। ये नहीं कि हाँ कुछ लिख दिया। अगर मान लीजिए 31 मार्च है ना, तो लिखा रहेगा 11:59, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2021, ऐसे टाइम एंड डेट मेंशन किया हो रहा है कि उस समय तक ही बैंक मेरी गारंटी ले रही है, एक सर्टेन टाइम तक। गॉट इट? तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे कोई काम दिया गया है, उसके अगेंस्ट में जो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, जो भी काम दिया गया उसके अगेंस्ट में जो पैसा जमा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो काम नहीं कर पाया तो क्या करेगी वो, हमसे पैसा, जो भी डिपार्टमेंट है वो हमसे पैसा क्या करेगी, वो ले लेगी। दैट इज द बैंक गारंटी। ठीक है, ये हो गया काम के। बोलो प्रणव, कुछ बोलो तो। ठीक है, ये हो गया काम के लिए। अब कुछ सामान के लिए बैंक गारंटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लो कि हम तुमसे कुछ सामान उधार खरीद के लेके आए, ठीक है, अभी तुमसे उधार खरीद के लेके आए, अभी तुम हमको नहीं जानते हो, तो तुम कहोगे ठीक है, आप अपने बैंक को कहिए कि वो गारंटी दे देगा कि अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक क्या करेगा, उस बंदे को पेमेंट करेगा, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। ठीक है, नीरव मोदी का केस कैसे जन्म हुआ वो आप समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे मोहन जी क्लास में है। हाँ हाँ, अब आते हैं लेटर क्रेडिट पे, इसके बाद आएंगे तो बैंक क्रेडिट खत्म करते हैं। ठीक है, सेम चीज है, कॉन्सेप्ट सेम है, अंतर ये याद रखना है वही। नीरव मोदी के केस में क्या हुआ वो समझिए, मैं समझा रहा हूँ। मोहन बाबू एक है, ठीक है, अहमदाबाद में रिलायंस कंपनी है, ठीक है, RIL है अहमदाबाद में। ठीक है, अभी मोहन बाबू गए RIL में, और मोहन बाबू जाके RIL में बोले कि भैया मुझे आप 1 CR का कपड़ा दे दीजिए, 1 करोड़ का कपड़ा दे दीजिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे 1 करोड़ का कपड़ा दीजिए, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ नहीं है। तो RIL बोलेगा ठीक है, आपके पास 1 करोड़ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अपना ट्रांजेक्शन दिखाइए मुझे। तो ये अपना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाएंगे RIL को, रिलायंस को, कि हाँ भैया ये मेरा फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है। दिखेगा, अरे हाँ पार्टी तो अच्छा है, साल में 50-60 करोड़ का काम कर रहा है, तो 1 करोड़ का कपड़ा देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 6% तक जो बड़ी कंपनियां हैं वो 6% तक का आपको उधार दे सकती हैं, देने में उनको रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, एक मतलब मैं आपको मार्केट का सिनेरियो बता रहा हूँ कि 6% तक आपके टोटल ट्रांजेक्शन का 6% तक का उधार आपको कंपनियां अगर देती हैं, तो वो मतलब एक तरह से मतलब सही होता है। वो सोचते हैं कि हाँ चलो कम से कम इतना पैसा तो मेरा नहीं डूबेगा। तो 50 का ट्रांजेक्शन है, 1 करोड़ का अगर मोहन बाबू माल उठाते हैं रिलायंस से, तो ये क्या करेगा कि बोलेगा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप हमको 1 करोड़ मत दीजिए, आप क्या कीजिए, जो आपका बैंक है, जिस बैंक का आपने ट्रांजेक्शन दिखाया, उस बैंक को बोलिए कि आपको एक बैंक गारंटी इशू करेगा, आपको इशू नहीं करेगा, हमको एक बैंक गारंटी इशू करेगा। और उसमें लिखा रहता है टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भी लिखा हुआ रहेगा, फिर लिखा हुआ रहेगा कि मिस्टर ये हैं हमारे कस्टमर हैं, इन्होंने आपके ऑर्डर नंबर इतना इतना के तहत हमसे बात किया है, और ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हम इनको 1 करोड़ की बैंक गारंटी दें। ठीक है ना, इनको हम लोग 1 करोड़ की बैंक गारंटी दे रहे हैं जो इस डेट इस समय तक वैलिड है। ठीक है, ऐसा कर दिया था। ठीक है, अब मोहन बाबू ने क्या किया कि मान लीजिए 1 फरवरी को लिया बैंक गारंटी, और ये खत्म होगा 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, 1 साल का अगर बैंक गारंटी लिया तो 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा ये बैंक। ठीक है, मोहन बाबू क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, बिजनेस करना शुरू कर दिए। एकाएक किसी कारण से कोविड ही आ गया, कोविड आ गया। अब नवंबर में क्या हुआ कि मोहन बाबू ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, जो माल लेके गए थे लास्ट माल, या 1 करोड़ का माल लेके गए थे लास्ट वाला, उसका पेमेंट मोहन बाबू ने नहीं। अब मोहन बाबू ने, क्योंकि लॉकडाउन आया हुआ है, जिनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, ये चुपचाप बैठे हुए। एट दैट टाइम क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इनको इंटीमेशन देगी कि भैया आप जो है मेरा पैसा चुकाइए, अदरवाइज मैं बैंक के पास चला जाऊंगा और बैंक के पास जाके इस पैसे को आपसे ले लूंगा। मोहन बाबू जवाब नहीं देंगे, या जवाब देंगे या टाइम लिमिट कुछ भी करेंगे। 31 जनवरी के पहले रिलायंस जो है वो बैंक गारंटी क्या करेगी, बैंक में सबमिट कर देगी, और सबमिट करके बोलेगी कि भैया ये मिस्टर मोहन बाबू है जिनका बैंक गारंटी आपने दिया था, इन्होंने इतना 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 पैसा हमसे लिया है, इतना पैसा ये देने में सक्षम हुए हैं, आप ये पैसा जो है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। क्योंकि
बैंक एक गारंटी इशू करती है किसको, पार्टी को, कि भैया हम पेमेंट करेंगे अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो। एट दैट टाइम बैंक जो है वो क्या करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को पैसा देती है, और इस बैंक गारंटी को इशू करने में जो सिक्योरिटीज ली हुई है उस सिक्योरिटी को फॉरफिट कर लेती है। व्हाट इट? हाँ बेटा बोलिए, कुछ बोल, समझ गए। अब यही काम अगर हम फॉरेन में करें, मतलब अब अहमदाबाद की कंपनी नहीं हो गई, अब जो कंपनी हो गई वो हो गई यूएसए की। तो अब यहाँ पे बैंक गारंटी इशू नहीं होगा, अब यहाँ पे इशू होगा लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? बिल्कुल। यस, मतलब आप, हाँ, हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल जो मैप इंडिया है उससे बाहर अगर जाएंगे तो हम लोग वहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट चलाएगा। ठीक है, बढ़ू आगे। हाँ, अब नीरव मोदी घोटाला कैसे, नीरव मोदी घोटाला कैसे, नीरव मोदी क्या किया, एलपी इशू का है, ठीक है। शायद बैंक ऑफ बड़ौदा से शायद इशू का है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा था ना जी, बैंक, पीएनबी था, पीएनबी से, पीएनबी की बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा था तो शायद। एक सेकंड मैं गूगल कर ही लेता हूँ ना, क्या क्या टेंशन रहेगा। डबल ई आर ए वी बी, ठीक है, एल सी फ्रॉम विच बैंक, पीएनबी 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 था 114 बिलियन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एलसी था और एलओयू भी था, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी वही कहानी है, दोनों सेम ही चीज है, अंतर कुछ नहीं है। तो अभी क्या किया इसने, अच्छा इसमें एक गलती और हुआ था, पीएनबी वाले केस में एक गलती और हुआ था, क्या गलती हुआ था मैं बताता हूँ बेटा। बैंक के साथ मिलके इसने क्या किया, नीरव मोदी बैंक के साथ मिलके एक ही सिक्योरिटी पे 3 बार 4 बार बैंक गारंटी एलसी इशू करा दी। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कलम है, तो इस कलम पे कितना बार सिक्योरिटी है, 10 रुपए का पेन है, तो इस पे 10 रुपए का एक ही बार सिक्योरिटी इश्यू होगा कि 10 बार होगा? एक ही बार होगा। तो क्या किया, इसको 10 बार इशू कराया, तो ये भी एक कारण था कि वो मतलब रिकवर नहीं हो पाया था शायद बैंक। बेटा मिल के, मैंने क्या वर्ड यूज किया, मिल के। अगर बहुत लागू हो गए तो यहाँ तो की जाए। बढ़ो आगे, चलिए। अब है नेक्स्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो बेटा इसमें हो गया आरटीजीएस, देन हो गया एनईएफटी, देन हो गया ईसीएस, देन हो गया अभी चल रहा है आपका आईएमपीएस, ठीक है। आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस, आईएमपीएस, और एक और क्या है, हो गया, और एक है, अरे ये क्या था, ई बैंकिंग, ठीक है। अब समझ लो धीरे धीरे क्या होता है। आरटीजीएस फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी फुल फॉर्म फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस का, ठीक है, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, आप जब गाड़ी लेते हो, मैं समझा सबको समझा देता हूँ। देन ई बैंकिंग में बहुत अच्छी लगता है। अब समझो कि आरटीजीएस क्या है, और इसके बारे में एग्जाम में सवाल आता है अक्सर, आरटीजीएस का मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है आरटीजीएस करने का? नहीं,
प्रसूत जी, श्वेता, स्वागत कर रहे हैं ये सरस्वती दीदी, मैक्सिमम लिमिट, आकांक्षा, तुम तो बिजनेसमैन है। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, सेक्रेट है, फाइनेंशियल सेक्रेट है। आरटीजीएस एनईएफटी जो है, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है अनलिमिटेड, जितना पैसा चाहे उतना दे, कोई लिमिटेशन। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड। ओके, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड के लिए अपना रिकॉर्ड ऑफ कर रहा है। हुआ क्या था एक बार, बेटा मैंने कल आप लोगों को, मैं कल बताया था ना कि बैंकों को सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। मैं तुमको रियल एस्टेट बता रहा हूँ, माइक इसलिए ऑफ किया कि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाना चाहिए। तो हुआ क्या था कि 2 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास में मुझे क्या करना था, एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करना था। सेटलमेंट का समय हो रहा था, तो सेटलमेंट हो गया था, तो एट दैट टाइम 2 करोड़ 38 लाख रुपीज क्या करना था, मेरे जो बैंक का अकाउंट है उसके अकाउंट से एसबीआई का जो अकाउंट है ना, उस अकाउंट में हमको एनईएफटी करना था। क्योंकि पहले 7 बजे के बाद एनईएफटी करना पड़ता था, तो एनईएफटी करना था। एक सेकंड, और मैंने ना वो एनईएफटी गलती से अपने अकाउंट में कर लिया। तो 2 करोड़ 38 लाख रुपया मैंने अपने, नहीं नहीं, ट्रांसफर तो कर लिया, लेकिन क्या होता है, हर हर काम में एक मेकर होता है, एक चेकर होता है, मतलब एक मेक करता है और एक चेक करता है। तो पंचमी बाई थी हम लोग के समय में बैंक में, तो मतलब उन्हीं से काम हम सीखे हुए थे। ठीक है, तो गुवाहाटी की है, बहुत बहुत अच्छी, हमसे हमसे 1 साल सीनियर थी। तो वो हम मेकिंग किए, उन्होंने चेकिंग किया, तो चेक करके देख रही हैं, क्योंकि जिस अकाउंट पे जाना है वो अकाउंट नंबर उनको भी आता था, हमको भी, मतलब जितने भी हम लोग क्लियरिंग के थे स्टाफ, सबको पता था। तो वो कह रही है, समिट जरा तुम। हमने क्या हुआ बेटो, कि तुम क्या किया है? हम लोगों ने कुछ नहीं, एसबीआई को भेजना था 2 करोड़ 38 लाख रुपया, हम एनईएफटी कर दिया है। तुम देखो तो किस अकाउंट में किया है। हम पकड़ के अपना माल पकड़ के बैठ गए, अगर वो ट्रांसफर हो जाता तो आज सभी सब जेल में होते। इनकम टैक्स नहीं, तो आप बैंक का पैसा अपने अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते ना। और उस अकाउंट पे हेड ऑफिस की नजर रहती है, कारण कि मैंने क्या बोला कि पेमेंट सेटलमेंट के लिए वो अकाउंट यूज किया जाता है। और वो भी हमको आरटीजीएस का एनईएफटी का पेमेंट सेटलमेंट करना था, 2 करोड़ 38 लाख का पेमेंट था, कोई वही सेटलमेंट करना था, उसके लिए मुझे वो पैसा ट्रांसफर करना था। गलती से, क्योंकि यार हड़बड़ी में ना, जब ज्यादा तेजी होता है ना, तो अपनी गलती, तो मैंने हड़बड़ी में अपना क्या किया, अकाउंट नंबर वहां डाल दिया। अब ये कहिए कि वेरीफाई नहीं हुआ, अगर वेरीफाई हो जाता ना, तो कोई नहीं बचाने वाला था। आज समीर कुमार नहीं रहते, आज दूसरे समीर कुमार रहते। दैट इज द रियल स्टोरी। ठीक है। अरे बेटा, तो हम तो बैंक के एम्प्लॉई है ना उस समय, हम तो हमसे थोड़ी पूछेगा। हाँ, नॉर्मली तो पूछ, अगर हाई वैल्यू किया तो आपसे बैंक एक बार कंफर्म करती है फोन करके। ठीक है। हाँ, याद कीजिए कल मैंने क्या बताया था कि क्या होता है ना, जब पेमेंट हम लोग पेमेंट सेटलमेंट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एसबीआई से जितना पैसा पाना है और पीएनबी जितना पैसा पाना है, दोनों में जो डिफरेंस है वो आरबीआई देती है, अगर अकाउंट में पैसा, याद आ रहा है। तो अगर हमको शाम को 7:30 में पता चल गया कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा शॉर्ट हो रहा है, तो बैंक क्या करती है ना कि उतना पैसा उस अकाउंट में जमा कर देती है। तो ये जो अकाउंट है ना, वो एसबीआई मेन ब्रांच जो है ना आपका तिनसुकिया में, वहां मेंटेन होता है, मतलब तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में मैनेज होता है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट से हर स्टेट में मैनेज होता है, फिर उसके बाद हर स्टेट के बाद वो सेंट्रली मैनेज होता है मुंबई नागपुर में। तो अभी हमारा जब बारी आया ना, मतलब हम लोग जब आया, तो हम देखा कि 2 करोड़ 38 लाख रुपीज हमको देना है। वो शाम को पता चल जाता है हम लोग को इतना पैसा हम लोगों को देना है। तो वो पैसा क्या किया, ट्रांसफर करना था हमको यूबीआई के अकाउंट से एसबीआई के करंट अकाउंट में, जहां पे सेटलमेंट हो रहा है, मतलब आरबीआई के अकाउंट में। वो ट्रांसफर मैंने कर दिया अपने पर्सनल अकाउंट में।
उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो लक मेरा अच्छा था कि हम बच गया, नहीं तो कोई नहीं बचाने वाला था। चलो ठीक है, माइक रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, इससे अब कोई टॉपिक बात नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटा, तो मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो अनलिमिटेड, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आरटीजीएस एनईएफटी का मैक्सिमम लिमिट हो गया अनलिमिटेड। ठीक है, क्लियर? क्या बेटा? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, जितना तुम्हारे पास पैसा है उतना तुम ट्रांसफर कर सकते हो। आते हैं उसी पे आ रहे हैं अभी हम। दोनों पे, दोनों पे, दोनों पे, दोनों पे। अब डिफरेंस देखो बेटा, बोलता है कि 1 रुपए से अगर 2 लाख रुपए तक अगर आपको ट्रांसफर करने का मन है, ठीक है, मतलब एक छोटा अमाउंट, ठीक है, 2 लाख रुपए तक का अमाउंट है, अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आप एनईएफटी पोर्टल पे, मतलब पेज, बेसिकली क्या होता है ना, वेब पेज जैसा पेज होता है, ठीक है ना, उसमें एनईएफटी क्लिक करते हैं तो एनईएफटी खुलता है, आरटीजीएस क्लिक करते हैं तो आरटीजीएस खुलता है। तो बेटा 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का जो ट्रांजेक्शन अगर आप है, मतलब कि मिनिमम जो है वो आप एनईएफटी में करेंगे। आरटीजीएस में क्या होता है बेटा, 2 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड तक, ठीक है, अनलिमिटेड तक। यहाँ भी 1 लाख से अनलिमिटेड होता है, लेकिन एक स्लैब बनाया हुआ है कि 1 से 2 लाख प्रैक्टिस में जो है वो एनईएफटी में कीजिए, पहला। दूसरा ये होता है बेटा, एनईएफटी का जो पैसा है वो बैच वाइज अप्रूव होता है। बैच वाइज अप्रूव करने का मतलब ये होता है कि देखो ये आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट के बाद गया बैंक के अकाउंट में पैसा, बैंक के अकाउंट के बाद पैसा गया हेड ऑफिस के अकाउंट में पैसा, हेड ऑफिस के बाद गया आरबीआई नागपुर, आरबीआई नागपुर से जिस बैंक में जाना है उस बैंक का हेड ऑफिस, फिर जिस ब्रांच में जाना है उस ब्रांच में, फिर कस्टमर में, इतना जगह एंट्री होता है एक पैसा ट्रांसफर होने के लिए, सोचो। अब देखो आरटीजीएस जो होता है ना वो रियल टाइम होता है। रियल टाइम इन द सेंस कि अगर मैं 10 बजे ट्रांसफर मारा तो 10 बज के 1 मिनट पे पैसा क्या करेगा, इतना जगह घूम के इसके पास पहुंच जाएगा, ये आरटीजीएस के केस में। लेकिन एनईएफटी क्या होता है, हर एक 1 घंटे का बैच बनता है, 1 घंटे का बैच बनेगा, 1 घंटे के अंदर जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन को एक बार वेरीफाई किया जाएगा। गॉट इट? अभी मान लो कि कोई बंदा 10 बजे पैसा आरटीजीएस करने आ रहा है तो उसके बेनिफिशियरी के अकाउंट में 10 बज के 1 मिनट पे पैसा पहुंच जाएगा। कोई बच्चा, कोई बंदा 10 बज के 20 मिनट पे आ रहा है तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में 10 बज के 21 मिनट पे पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन अगर एनईएफटी के लिए कोई आ रहा है तो 10 बजे आ रहा है या फिर तुमको 10 बज के पे आ रहा है, इन सब का पैसा 11 बजे वेरीफाई। गॉट इट? तो एनईएफटी जो है वो बॉट में जाता है पैसा, मतलब एक बार एक बैच बना दिया गया और उस बैच में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन आरटीजीएस जो है वो इंडिविजुअल केस वाइज पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब रियल समय में क्या किया जाए उसका सेटलमेंट कर दिया गया। लेकिन एनईएफटी क्या हो गया कि आपका एक एक घंटे का बैच बना बना के आपको फंड ट्रांसफर किया गया। क्लियर है? यस, एनईएफटी में से ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। नहीं आरटीजीएस में जैसे, हाँ बेटा बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। यस 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 यस, कट गया और कट के चला गया। हाँ नहीं रहता, वो 24 घंटे के अंदर जा सकता है, याद रखिएगा। एनईएफटी का पैसा आपके अकाउंट से कट के 24 आवर के अंदर पार्टी के अकाउंट में जा सकता है, लेकिन आरटीजीएस का पैसा लगे लग जाएगा, हाथों हाथ जाएगा। लेकिन आरटीजीएस का अगर क्या आपने 2 लाख से ज्यादा अमाउंट, 2 लाख, 2 लाख से कम अमाउंट नहीं, कभी नहीं किया होगा आरटीजीएस। आरटीजीएस हमेशा 2 लाख से ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद आइए इसको, नेक्स्ट में बेटा बैच, मतलब एक एक घंटा पे बैच वेरीफाई होता है, ठीक है, और आरटीजीएस में सिंगल एंट्री वेरीफाई होता है। तो 1 घंटा तक जमा किया जाएगा, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा, जमा किया जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये तो। हाँ चेक तो अलग कहानी है, आते हैं उस पर भी हम। चलो
हाँ, वो परसेंटेज फिक्स होता है, ज्यादा नहीं होता, दोनों में कमीशन लगभग सेम होता है, ठीक है। मैक्सिमम 100 रुपीज है, 108 रुपया मैक्सिमम, मैक्सिमम 108, कितना भी अमाउंट करो मैक्सिमम 108 रुपीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसमें, और आप कैश एनईएफटी, कैश आरटीजीएस नहीं कर सकते हो, लेकिन कैश आप एनईएफटी कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, आप वहां जाओ, बोलो कि भैया मुझे एनईएफटी करना है कैश, तो आप कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन बनाया गया है, मैक्सिमम 50,000 तक ही आप कैश एनईएफटी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और एक सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकता है इस टॉपिक से, वो सवाल ये है कि आप फॉरेन में केवल एक ही जगह एनईएफटी कर सकते हो, कौन सा कंट्री हो सकता है बताओ, तो आप लोग सोच के बताओ। एनईएफटी आरटीजीएस, क्या? वेरी गुड, नेपाल में आप केवल कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते हैं, तो नेपाल में आप कर सकते हैं, और वो भी लिमिटेशन है मैक्सिमम 50,000 रुपया तक, जबकि आरटीजीएस का फैसिलिटी फॉरेन में नहीं है। और ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस फॉरेन कंट्री में आप जो है वो पैसा थ्रू एनईएफटी या आरटीजीएस आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस आरटीजीएस एनईएफटी, ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज और जान लो, इसके लिए आपको आईएफएससी एक जरूरी होती है, आईएफएससी, आईएफएससी क्या होता है? इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। ये बेसिकली 11 डिजिट का होता है, जिसमें आपका पहला 5 डिजिट जो होता है वो बैंक का नाम होता है, ठीक है। सॉरी, पहला 4 डिजिट बैंक का नाम हो गया, पांचवा डिजिट हमेशा जीरो होता है, और आगे का 6 जो होता है वो ब्रांच का कोड होता है, हर ब्रांच का कोड होता है। तो ये आईएफएससी जो है, ये इसके लिए, इस दोनों के लिए आपको चाहिए, क्लियर है। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट का, जिसमें फर्स्ट 4 बैंक का नाम, पांचवा जीरो, हर बैंक का जीरो हो, ठीक है ना, पांचवा जीरो, और ब्रांच कोड जो होता है वो आपका क्या हो गया, उसके बाद का जो रिमेनिंग 6 हो गया वो ब्रांच कोड, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ ईसीएस। ईसीएस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मान लीजिए प्रसू जी ने अभी बाइक लिया था, प्रसू जी बाइक कैश लिए या लोन पे लिए? कैश लिए। अगर लोन पे लेते तो क्या करते हैं? लोन पे लेते तो आप उसका रिपेमेंट कैसे करते? ईएमआई में करते। अगर मान लीजिए कि आपका जैसे अकाउंट एसबीआई में, ठीक है, आपने अगर मान लीजिए कि जो लोन लिया, और सपोज आपने ये बजाज वाले से गाड़ी लिया, ठीक है, अभी बजाज वाले का अकाउंट मान लो एचडीएफसी बैंक, तो वो कैसे पैसा लेगी अपना? तो वो क्या करेगी, आपसे एक ईसीएस मैंडेट साइन कराएगी। ईसीएस मैंडेट साइन कराने का मतलब ये हो गया कि आप, हाँ, ईसीएस मैंडेट, नेच एनएससीएच, हाँ वही। आप क्या करते हो, आप ऑथोरिटी देते हो कि भैया आप हर एक महीने इस तारीख को मेरे अकाउंट से इतना पैसा काट के इस बैंक में भेज दीजिए, ठीक है। इसलिए होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि आप बैंक को ऑथोरिटी देते हो कि आप हर एक महीने इतने पैसे इतने तारीख को, डेट भी रहता है और अमाउंट भी रहता है, वो काट के आप क्या कीजिए वहां पे जमा कर दीजिए। दैट इज ऑल्सो पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शेड्यूल पेमेंट है ये, ऑटो डेबिट। तो ऑटो डेबिट के पीछे मैकेनिज्म क्या काम करता है? वो यही मैकेनिज्म काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग। वो डिपेंड करता है जब आप पेमेंट नहीं करोगे तब। अगर मान लो कि तुम्हारे पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट में अगर पैसा निकल गया तो क्या जरूरत है, बाकी दिन तो रन करेगा नहीं ना। नहीं, ठीक है। फिर से एक बार, जैसे मान लो कि तुम कोई भी सामान लेते हो किसी कहीं से भी, ठीक है, आपका अकाउंट किसी और बैंक में है, उस बंदे का अकाउंट किसी और बैंक में है, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले हम लोग चेक फाड़ के, जैसे मान लो 20 इंस्टॉलमेंट है तो 20 चेक पे साइन किया, अमाउंट भरा, उस बंदे को दे दिया, और वो बंदा क्या करता था, हर मतलब पर्टिकुलर डेट को वो बंदा चेक लगाता था, और चेक प्रेजेंट होके और तब फिर पैसा मिलता था, पहले ये हुआ करता था। अब क्या होता है ना कि अब आप एक मैंडेट फॉर्म, ईसीएस मैंडेट फॉर्म, जिसको एनएससीएच बोलते हैं ना, ठीक है ना, वो आप साइन करके देते हो, जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि भैया
प्रत्येक तारीख को इतना पैसा मेरे अकाउंट से काट के इस बंदे के इस अकाउंट में क्या कर दीजिए, आप जमा कर दीजिए। ठीक है, मतलब आप एक ऑर्डर देते हो बैंक को कि आप इतना पैसा मेरे अकाउंट से काट के उसमें चलिए, हम इसके लिए आपको ऑथराइज कर रहे हैं, ऑटो डेबिट भी बोल दो उसको। हाँ, तो वही आपका हो गया ईसीएस। देन आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस में क्या है बेटा कि आपका मतलब जैसे अभी आप फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, ठीक है ना, सब सभी को आप लोग फीस देते हो ना, ऑनलाइन फीस भी दे रहे हो अभी आप लोग, तो ये लोग जो दे आप लोग दे रहे हो, ये आईएमपीएस के थ्रू देते हो आप लोग। इमीडिएट इमीडिएट क्या होता है, पेमेंट सिस्टम कहो, सर्विस कहो, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, पेमेंट कर देते हैं। देन ई बैंकिंग, अभी ई बैंकिंग में बहुत कुछ चला आ गया। इसके बाद अभी बहुत सारे ऐप भी आ गए ना, नहीं, फोन पे हो गया, बहुत सारे ऐप आ गए हैं। हाँ, फिनटेक, हाँ, बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उनके थ्रू भी हम लोग ये सब काम करते हैं। और आपके लिए एग्जाम में सवाल क्या आ सकता है, आपके लिए एग्जाम में सवाल आ सकता है कि डिजिटल बैंकिंग जो है, वो डिजिटल बैंकिंग में इन ऐप्स का क्या महत्व है और इनकी सिक्योरिटी को लेके, ठीक है ना, या फिर इनको और कैसे सिक्योर किया जा सकता है, इसको लेके आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। प्रॉब्लम्स क्या है, बैंक जो जो भी हैं, बैंक्स के प्रॉब्लम्स क्या है, कोई भी बैंक है तो उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बैंक के एक्सपेंशन का, जैसे मान लो कि अगर, हेलो, समझाता हूँ बेटा, एक ब्रांच को ओपन करने के लिए ना आपको कितनी पापड़ बेलना पड़ता है, ब्रांच तो गोली मारो, एक एटीएम को बैठाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है वो मैं समझाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आता है। सपोज मुझे एक ब्रांच ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लोगो सिटी से ऑर्डर लेना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा बैंक है, पहले उसने तो अलाउ किया ही है, उसके बाद हमको लोकल अथॉरिटी अलाउ करेगा, उसके बाद हमको स्टेट अलाउ करेगा, उसके बाद हमको आरबीआई अलाउ करेगा, ठीक है। अब 3 जगह फाइल घूमता है तो जाके एक ब्रांच सैंक्शन होता है और एक ब्रांच ओपन होता है। इसके बाद जो ब्रांच ओपन हो रहा है उस ब्रांच में फैसिलिटी कैसा है, क्या नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। तो प्रॉब्लम्स में अगर तुम देखोगे ना, तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है एक्सपेंशन को लेके, कि एक्सपेंशन एक तो होगा कैसे होगा, दूसरा कहाँ होगा, ये दो फैक्टर। कैसे होगा, बैंक की, वो बैंक, हाँ, नहीं नहीं, मैनेजर की नहीं होती है, बैंक की होती है। मैनेजर कुछ नहीं है बेटा, मैनेजर आज हम हैं, कल आप हैं, परसों कोई और हो जाता है। वो जो बैंक होती है ना, बैंक की जिम्मेदारी होती है। और बैंक की जिम्मेदारी कैसे होती है, आपको मैंने बताया था फिनेंशियल इंक्लूजन में हर 2000 लोगों के बीच में एक बैंक होना था, याद आ रहा है, हर 2000 लोगों के एक बीच में बैंक होना था। अब उस 2000 लोगों के बीच में कौन सा बैंक होगा, ये डिपेंड करेगा वहां के सिचुएशन को देख के। इस पे भी आएंगे हम लोग, अभी चर्चा करेंगे इस पे भी। इसके बाद आइए बेटा, अगर नहीं 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 उठा सकता, बिल्कुल आरबीआई अप्रूव करती है आपको, लोकल अथॉरिटी अप्रूव करेगी, क्योंकि देखिए पैसा है, पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक के पैसा के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट को अप्रूव अथॉरिटी देनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देनी होगी, और तब फिर आरबीआई को अथॉरिटी देनी होगी। और प्रपोजल तो बैंक सबमिट करते ही हैं अपना, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं कर सकता, प्रपोजल बैंक सबमिट करती है। नहीं, आप कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है जो आप ये करें। बैंक को आप एज अ गवर्नमेंट सजेस्ट कर सकता है, मतलब डीसी जो है या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सजेस्ट कर सकता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति सजेस्ट नहीं कर सकता है। हाँ, प्राइवेट दोनों, क्योंकि देखिए सिंपल जो है, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई क्या करती है, आईएफएससी इश्यू करती है तो
आईएफएससी जो है वो आरबीआई इशू करती है, तो आईएफएससी, एमआईसीआर ये सब जरूरी है और उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं होगा तो बैंक कहाँ खोलेगा। अभी मान लीजिए हम जंगल में आके बैंक खोल देते, मान लीजिए डेली बैंक लुटाइए रहा है, तो फिर तो जैसे सी आराम हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है सबसे पहले। दूसरी बात क्या है इसमें कि अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा हमको 4% से लेके 6% तक पैसा मिलता है, ठीक है ना, और हम लोग इसको लोन देते हैं 7% से लेकर 10% तक, सपोज लोन दिया। लेकिन मैंने आपको एक वर्ड उसमें यूज किया था केसीसी के बारे में, याद है? केसीसी ना बेस रेट से कम पे दिया जाता है। केसीसी जो होता है ना वो बेस रेट से कम पे दिया जाता है। केसीसी का कॉन्सेप्ट क्या समझ लो, थोड़ा सा टॉपिक समझ लो। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस रेट है, इस पे इशू किया गया। और जब कोई फार्मर जब वो पैसा चुकाता है ना तो उसको ना 3% का रिबेट मिल जाता है, मतलब उसका जो टोटल पेबल इंटरेस्ट होता है वो होता है 4%। मतलब पहले उसको 7% दे देना है, और जैसे ही वो बंदा टाइम पे पैसा चुका देगा तो उसको 3% क्या करती है, सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है। तो अभी तुम देखो बेटा, 4 से 6 रुपए में खरीद के 4 रुपए में लोन देना, क्या इसमें प्रॉफिट होगा? नहीं होगी। समय समय पे सुनते होंगे, मैं किसानों का लोन माफ कर दूंगा, मैं किसानों का लोन माफ कर दूंगा। अरे मेरे गधे, लोन कहां से माफ करेगा? पैसा तो पब्लिक कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी एक प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को लेकर एडिक्वेट जो फाइनेंस है वो भी नहीं हो पाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो ये बैंक के पीएसयू के साथ ये प्रॉब्लम है। बेसिकली प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बहुत कम करते हैं, मतलब किसानों को बहुत कम लोन देते हैं। वो लोग गवर्नमेंट स्कीम बहुत कम करते हैं, लेकिन जितने भी पीएसयू हैं वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर लोन देते हैं, एग्रीकल्चर लोन देते हैं, तो यहाँ पे उनको दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस करने का मतलब ये हो गया बेटा, जैसे सिंपल सी बात समझ लो कि मैं बिहार से हूँ, आसाम में आके मैंने बैंक ज्वाइन किया। मेरा लक अच्छा था कि मेरी पोस्टिंग जो है वो तिनसुकिया में हुई, लेकिन मेरा पोस्टिंग अगर किसी ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे प्योर गांव के लोग हैं, प्योर एसएमएस गांव के लोग हैं, तो क्या मैं वहां पे काम कर पाता? बिकॉज मुझे उनका लैंग्वेज समझ नहीं आता, उनको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ये भी एक कारण है। कारण कि होता क्या है, अच्छा दूसरी कारण क्या है, जैसे समझ लो मेरी बात, यूबीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वेस्ट बंगाल और असम की बैंक है, तो इसके जो मैक्सिमम ब्रांचेस हैं वो वेस्ट बंगाल और असम में। ठीक है, अगर साउथ का कोई बंदा अगर साउथ में अगर बैंक जाती है तो वहां पे फिर क्या होगा, वर्किंग कल्चर में अंतर हो जाएगा, क्योंकि हर कम्युनिटी का, हर रिलीजन का अपना वर्किंग वर्किंग एक तरीका होता है, काम करने का अपना एक तरीका होता है। जैसे बंगाली लोगों का अलग तरीका है, बिहारी लोगों का अलग तरीका है, एसएमएस लोगों का अलग तरीका है, काम करने का तरीका अलग है। अब यूबीआई जो है, यूबीआई जो है वो क्या है, आपके यहाँ का मतलब कि एसमीज और बंगाली लोगों के वर्किंग कल्चर में बढ़ा हुआ बैंक है। अब जब यहाँ पे दूसरे कम्युनिटी के लोग आते हैं ना तो वहां पे उनको काम करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे एकदम ओपन मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं जो था एक बहुत अच्छा बैंकर था आपके यूबीआई का, लेकिन ड्यू टू जो बैंक की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसके कारण से मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। मेरा ट्रांसफर करने के पीछे यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स था, जबकि आई वॉज द बेस्ट, मतलब बेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि अगर अगर हेड ऑफिस बोल रहा है कि ये बेस्ट मैनेजर है तो बेस्ट मैनेजर हूं ही मैं। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण क्या किया गया, मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था और तब मैं नौकरी छोड़ के फिर से यहाँ पे आया। तो रीजनल इम्बैलेंस जो होता है वो बहुत बड़ा चीज होता है। ठीक है, तो वो चीज भी बैंक, नहीं फिर भी बैंक्स में क्या है ना, अभी जैसे एग्जांपल तो करता हूँ ना, यूबीआई जो है वो बंगाली, मतलब उसमें बंगाली लोग ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बंगाली पॉलिटिक्स चलता है। अब इसमें ये लोग कोई भी जगह हो, कहीं भी हो, हम वेस्ट बंगाल में भी हम काम किए, हम यहाँ भी काम किए, तो वहां पे इन लोगों का वैल्यू ज्यादा होता है अन्य दूसरी जगह की अपेक्षा। ठीक है, तो ये एक आम बात है। हाँ, हर जगह नॉट, हम यूपी की बात नहीं कर रहा, हम यूपी की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद बैंक करो। अभी जो पंजाब एंड सिंध बैंक है उसका मैक्सिमम ब्रांच तुम्हारा कहाँ पे है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है। अब वहां पे जो पॉलिटिक्स होगा, जो जो इधर के लोग वहां जाएंगे, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि वहां का जो लोकल पॉलिटिक्स होगा वो यहाँ से अलग होगा। वो हर जगह है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देन लोग, हाँ, पी भी हो गया। अभी लो प्रॉफिटेबिलिटी,
देखिए बहुत कम, ज्यादा क्लास अच्छा टाइम हो गया। लो प्रॉफिटेबिलिटी करने का मतलब ये है कि पीएसयू बैंक जो है गवर्नमेंट का बैंक होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है वो बैंकों को कम होता है। वहीं पे प्राइवेट बैंकों में क्या होता है, वो लोग गवर्नमेंट स्कीम पे कम काम करते हैं, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम कम करते हैं, वो अधिक ऐसे ऐसे जगह खोजते हैं जहाँ पे प्रॉफिट उनको ज्यादा हो। तो प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट ज्यादा है, वेयरएज गवर्नमेंट बैंकों का जो है प्रॉफिट हो वो कम है। देन कोऑर्डिनेशन का एब्सेंस हो तो रहता ही है, क्योंकि अभी हम भी सरकारी नौकरी वाले हैं, तुम भी सरकारी नौकरी वाले हो, तो जो करना है कर लो। तो क्या होता है कि तालमेल नहीं बनता है, ठीक है ना, ये एक कमी है, ये हम प्रैक्टिकली कमी भी बैंक में देखा है। और हमारे ख्याल से आप लोग भी अगर जाओगे तो आप वहां देखोगे कि जो बेसिकली तालमेल जो होता है ना सरकारी ऑफिस में, वो बहुत कम होता है। प्राइवेट में भी तालमेल कम रहता है, लेकिन वहां पे क्या होता है ना कि उनको करना ही है ये काम, बट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा सा, हाँ मैं गवर्नमेंट का बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट में दो ऑफिसर्स के बीच में तालमेल उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में भी तालमेल अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपल्सन है तो उनको करना है। प्राइवेट में चलो जो नहीं करेंगे, होगा होगा होगा। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स है आपके पीएसयू बैंक्स के। अब एक स्कीम एक समझ लो, ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। 2015 में आया था या 17 में आया था, लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम, ये मेंस के एग्जाम में आया है, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चन आया है ना मेंस में, उसमें एक क्वेश्चन ये है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम क्या है, बेसिकली 1969 में ये स्कीम लॉन्च किया गया था, और इसका था गॉडविल, क्या था गॉडविल था, गॉडगिल, गैडगिल, गैडगिल स्टडी ग्रुप, गैडगिल लीड बैंक की स्कीम जो है वो 1969 में आया था, गैडगिल स्टडी ग्रुप के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अभी इसमें क्या है ये समझ। बेटा लीड बैंक की स्कीम क्या होता है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट अलग अलग तरह के बैंक हैं। अब क्या होता है, बैंक जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन क्या ये संभव है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लो 34-35 प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 34-35 बैंक है, और ये 3400-3500 बैंक जो है वो जाके डिप्टी डीसी के सामने बैठ के मीटिंग करे हमेशा, ईच एंड एवरी टाइम, या फिर ये 34-35 मैनेजर जो क्या करे, गवर्नमेंट के हर ऑर्डर को सुने, ठीक है। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है। तो क्या किया जाता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जिस बैंक का सबसे अधिक ब्रांच है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तिनसुकिया में, तो तिनसुकिया में सबसे अधिक ब्रांच आपके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का था, ठीक है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी एक ऑफिसर को लीड बैंक मैनेजर बनाया जाता है। लीड बैंक मैनेजर करने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस डिस्ट्रिक्ट के सभी बैंकों को गवर्नमेंट के रूल्स बताए, गवर्नमेंट और उनके बीच में वो तालमेल बैठा के रखे। मतलब हर मीटिंग में सभी मैनेजर को जाने की जरूरत नहीं है, इन सब के रूप में एक बंदा वो चला गया। मैं समझो कि क्लास का मॉनिटर, लीड बैंक जो मैनेजर है वो बैंक एक क्लास हो गया, और सारे मैनेजर उसके आपके स्टूडेंट हो गए, और उसमें जो मॉनिटर होगा ना, वो मॉनिटर हो गया आपका लीड बैंक मैनेजर। अब वो जो मॉनिटर है वो सीधे टच में रहता है किसके साथ, टीचर के साथ, मतलब वो टीचर हो गया डीसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया वो टीचर। तो मॉनिटर और डीसी बात करेगा, और ये क्या करेगा, जो भी होगा वो क्या करेगा, बैंकों के बीच में फैला देगा। तो दैट इज द लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम ये था कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम, जितने भी पॉलिसीज अगर आ रही हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है ना, जो उस बैंक, जो उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा ब्रांचेस वाली बैंक थी, उस बैंक के किसी एक ऑफिसर को नॉमिनेट करना, और वो सभी बैंकों के साथ, चाहे अगर यूबीआई का है तो पीएनबी, एसबीआई, जो भी बैंक है, उन सबके साथ क्या करेगा, वो मिलेगा, मिलके वो क्या करेगा, तालमेल बैठाएगा, और सारे स्कीम को क्या करेगा, वो इंप्लीमेंट कराएगा। तो इसीलिए लीड बैंक स्कीम जो आया, तो लीड बैंक स्कीम से याद रखिएगा 1969 गैटगिल स्टडी ग्रुप के थ्रू रिकमेंड हुआ, और लीड बैंक स्कीम में जो लीड बैंक मैनेजर होता है, वो उस बैंक का मैनेजर होता है जिसका सबसे अधिक ब्रांच उस डिस्ट्रिक्ट में हो, और वो व्यक्ति क्या करता है, गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं वो बैंकों तक लेके आता है, और बैंकों का जो भी फीडबैक हो गया या आउटपुट हो गया, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को देता है। मतलब बीच की कड़ी हो गई। क्लियर है? नहीं, रिजर्व बैंक नहीं, लीड बैंक की स्कीम आपको, जैसे अभी तिनसुकिया में यूबीआई है तो पीएनबी हो गया। अगर बिहार में जाओगे तो वहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है बहुत डिस्ट्रिक्ट में, कहीं कहीं एसबीआई हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक ब्रांच किस बैंक का। ओके, सुबह सुबह क्लास कितने बजे से है? हाँ,
ओके ठीक है, तो आज हम लोग यही स्टॉप करते हैं। पता नहीं चलता टाइम का, तुम लोग पढ़ाते हैं तुम अच्छा बच्चा है। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को देख के सब्सक्राइब करो और उसको शेयर करो सब, ओके।